नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए विषय की बातचीत करेंगे और वो है जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, छायावाद के वरिष्ठ कवि हैं और छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और छायावाद के सुमेरु, अपनी दार्शनिक चेतना के लिए छायावाद के ब्रह्म, छायावाद के कालिदास, तमाम प्रकार की इनको संज्ञाएं दी गई हैं और मूल आधार स्तंभ है। बल्कि छायावाद के प्रवर्तक भी सार्वभौमिक रूप से जयशंकर प्रसाद माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी सौंदर्य चेतना, अपने इतिहास बोध, अपने पौराणिक मिथकीय बोध, अपनी सांस्कृतिक चेतना के लिए विख्यात हैं या बहुत अच्छे से जानते हैं। और छायावाद के किसी कवि में यदि सर्वाधिक दार्शनिक चेतना मिलती है तो वो प्रसाद में है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जयशंकर प्रसाद। कवि कितने बढ़िया हैं, नाटककार तो सर्वश्रेष्ठ हैं, निबंधकार भी हैं। काव्य कला तथा अन्य निबंध के नाम से बहुत चर्चित इनका निबंध संग्रह भी आया। 3 उपन्यास लिखे, हालांकि इरावती उपन्यास अधूरा है, लेकिन कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास और 5 कहानी संग्रहों में लगभग 70 कहानियां लिख करके इन्होंने साबित किया कि ये एक कवि भी है, नाटककार भी है, कहानीकार और उपन्यासकार भी है, एक निबंधकार भी है। इतनी बहुमुखी प्रतिभाओं के साथ जयशंकर प्रसाद अपनी रचना धर्मिता को पल्लवित करते हैं। मित्रों, सबसे जो आकर्षण तत्व है जयशंकर प्रसाद में, जो हमें अपनी तरफ खींचता है और जिससे पूरे छायावाद की एक पृष्ठभूमि निर्मित होती है, वो है सौंदर्य चेतना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ऐसे कवि हैं जो प्रकृति प्रेम और सौंदर्य में अपनी गहन रुचि को स्थापित करते हैं और इसलिए इनको प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने तो जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा है। प्रसाद जी के काव्य में जो सौंदर्य चेतना मिलती है उसके विविध रूप मिलते हैं, उसकी व्यापकता है। इनके काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो वहां नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, भाव सौंदर्य की एक त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। भाव के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर, नारी के स्तर पर एक जैसे सौंदर्य की त्रिवेणी प्रवाहित हो गई हो। और जयशंकर प्रसाद सौंदर्य के संदर्भ में क्या विचार मानते हैं अपना? प्रसाद का स्पष्ट मानना है कि सौंदर्य परमात्मा के द्वारा दिया गया एक सात्विक वरदान है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद सौंदर्य को एक उदात्त और एक पवित्र भावना मानते हैं। इनके लिए सौंदर्य का वो बिल्कुल अर्थ नहीं है जो सौंदर्य का अर्थ बिहारी के लिए है। इनके लिए सौंदर्य एक उदात्त और एक पवित्र भावना है, एक ऐसी भावना जिसमें वासना के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्णतः अकलुष, जिसे आप निष्कलुष कहें, और नित नवीन है। आंसू पढ़िए आप इनका, जो बहुत अच्छा प्रगीत है। आंसू में नायिका के पवित्र तन की शोभा को किस प्रकार से मनोहारी शब्दांकन किया है प्रसाद ने। चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये देखिए, ये है सौंदर्य का अंकन। प्रसाद ने नायिका के अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन आंसू में किया है। और इस सौंदर्य चित्रण में भले ही वो अंग प्रत्यंग का सौंदर्य चित्रण हो, लेकिन स्थूलता जैसा कोई तत्व आपको वहां नहीं मिलेगा। जो कुछ है वो सूक्ष्मता में, पावनता का बोध मिलेगा। वासना और स्थूलता और शरीरी प्रेम का तो आपको नितांत अभाव मिलेगा कि काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। बताओ मुझे इसमें कहाँ आपको
स्थूलता का तत्व दिखलाई देगा। जो चले आ रहे अब तक पारंपरिक प्रतिमान, उन तमाम पारंपरिक प्रतिमानों का उपमानों का प्रयोग करते हुए भी जयशंकर प्रसाद ने अपनी अद्भुत मौलिक उद्भावना को प्रस्तुत किया। और ऐसा लिखने का जो उपक्रम है, जो प्रसाद कर पाए वो कोई दूसरा नहीं कर पाया कि विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है हंस ना सुख ये फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे। इस सौंदर्य भाव को दूसरा कवि कैसे ला सकता है। तो प्रसाद कितने भाव सघनता के कवि रहे होंगे, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आंसू में जो रूप सौंदर्य की अद्भुत मधुर झांकी मिलती है मित्रों, जिसमें यौवन की मादकता और मधुरिमा के साथ साथ जो नित नूतन सौंदर्यानुभूति है, उसके दर्शन आप बराबर कर सकते हैं। कामायनी की यदि आप बात करो तो कामायनी में प्रसाद ने जो श्रद्धा और ईड़ा के सौंदर्य चित्रण को अपनी तूलिका से जो रंग भरे हैं, वो कैसे रंग हैं? वो ऐसे सौंदर्य के रंग हैं जो हमारे मन में सौंदर्य के प्रति एक कर्मठता, एक प्रेरणा, एक शक्तिशाली प्रेरणा की तरंग बन करके हमारे मन में आंदोलन करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में वासना का भाव जगाता है, बल्कि वो सौंदर्य एक शक्तिशाली तरंग बनकर जीवन को कर्मठता की तरफ प्रेरित करता है। और तब आप श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण देखिए, पढ़िए। कॉलेज लेक्चरर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सर्व सिलेबस में लगा हुआ है। आपने पंक्ति पढ़ी होंगी कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यहाँ एकदम निष्कलुष पावनता मौजूद है और मन में एक तरंग और लहरें पैदा होती हैं। नील परिधान में सुशोभित श्रद्धा के सुकुमार अंग कैसे लग रहे हैं, मानो बादलों के उस वन में, बादलों के जंगल में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। मित्रों, प्रसाद की यह धारणा है कि सौंदर्य निराशा में आशा का संचार करता है। सच्चा सौंदर्य पतझड़ में बसंत की बहार जैसी अनुभूति मनु को उस समय होती है जब वो श्रद्धा की अनुपम रूप राशि का दर्शन करता है। और इस भाव को छिपाते नहीं और श्रद्धा से पूछते हैं मनु कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कि तुम मुझे ऐसे प्रतीत हो रही हो जैसे भीषण गर्मी में कोई शीतल मंद वायु प्रवाहित हो गई हो। कामायनी में ईड़ा का सौंदर्य आप देखिए, कितना मनोरम चित्रण किया है। वास्तव में प्रसाद की सौंदर्य चेतना कालिदास की सौंदर्य चेतना के अनुरूप कही जा सकती है, इसमें संदेह नहीं। इस सौंदर्य को हम पवित्र, उदात्त, निष्कलुष और सद्वृत्तियों का प्रेरक मान सकते हैं, कर्मठता का प्रतीक मान सकते हैं। प्रसाद के काव्य में केवल स्त्री के मनोरम सौंदर्य के अंकन नहीं, बल्कि प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत रूप आप यहां देख सकते हैं। प्रकृति सौंदर्य की अद्भुत छटा, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसकी अपूर्व रमणीयता को स्थापित करते हुए प्रसाद लिखते हैं, पगली हा संभाल कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मनराजी अरि उठा बेसुध चंचल। रात्रि का ऐसा मानवीकरण शायद ही हिंदी साहित्य में किसी अन्य कवि ने किया हो। प्रकृति का प्रयोग प्रतीक रूप में भी प्रसाद ने किया है। आंसू का ये छंद कौन भूल पाएगा जो इस प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। प्रकृति के कोमल और कठोर यानी कि भयानक दोनों रूपों से प्रसाद का लगाव है। ऐसा नहीं है कि जैसे पंत के तो केवल प्रकृति का कोमल रूप से लगाव था।
कामायनी के चिंता सर्ग में जो प्रलय की विभीषिका का चित्रण मिलता है, समुद्र की लहरों का जो विकराल रूप दिखता है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कठिन काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। ये प्रकृति का बड़ा भयानक रूप, कठोर रूप भी यहाँ है, प्रकृति का कोमल रूप भी है। दोनों रूपों से लगाव प्रसाद के साहित्य में मिलता है। प्रसाद ने कामायनी में उषा, रजनी, चांदनी, संध्या, वन, नदी, पर्वत, इन सब के बड़े ही आकर्षक चित्र उभारे। और मित्रों, प्रलय काल के उपरांत जब पृथ्वी समुद्र से धीरे धीरे निकलने लगी तो कैसी प्रतीत हो रही है, प्रसाद जी उसका मानवीकरण करते हुए लिखते हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की इसी ऐठी सी। रूपक और मानवीकरण का अद्भुत समन्वय आप यहां देख सकते हैं। तो जब आप प्रसाद के काव्य को पढ़ते हैं तो न केवल नारी सौंदर्य, न केवल प्रकृति सौंदर्य, बल्कि भाव सौंदर्य की भी एक निराली छटा आपको अनायास अपने आवेग में बहाकर ले जाएगी। वियोग व्यथा से पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं का सुंदर चित्रण आपको देखना है तो आप आंसू पढ़ लीजिए। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। स्मृति संचारी भाव का आंसू से बेहतर कोई चित्रण नहीं कर सकता। कितनी सुंदर सुंदर भाव व्यथा के आप यहां देखेंगे कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नौचते सुनते करते जानी अनजानी। तो इस प्रकार के भावों का एक सघन समुच्च आपको प्रसाद के साहित्य में देखने को मिलता है। हृदय में बसने वाली ये स्मृतियां किस प्रकार से अब हृदय को हिला देती हैं, वह मधुर प्रेम की पीड़ा, इसी प्रसाद से बेहतर और कौन जान सकता है। प्रिय से संबंधित स्मृतियों की बस्ती जब हृदय में बस जाए तो उसका उल्लेख कैसे करते हैं प्रसाद कि बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इस हृदय में नक्षत्र लोक फैला है, जैसे इस नील निलय में। जैसे कोई धाय माँ अपने पालित बालक को शिष्टता और विनम्रता सिखलाती है, वैसे ये काम लज्जा करती है। लज्जा सर्ग पढ़िए आप। भोली भाली स्त्रियों को, नवयुवतियों को कैसे गौरव और गरिमा का पाठ पढ़ाती है कि मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। लज्जा सर्ग में तमाम भाव सौंदर्य को आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पंक्ति कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और पूरी कामायनी अपने आप में भावों का प्रतीक है। पात्र जो जितने भी पात्र मिलते हैं वो सब भावों के प्रतीक हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। या वो पंक्ति याद कीजिए आप जिसमें तमाम मानवीय भाव की जो स्त्री अभिव्यक्ति है कि दया माया ममता लोआज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि समक्ष तुम्हारे लिए खुला है पास। वो भाव देखें। तो मित्रों, प्रसाद की जो सौंदर्य चेतना है वो उदात्त है, पावन है, निष्कलुष है। सौंदर्य ऐसा जो मन को कर्मठता की तरफ प्रेरित करता है। सौंदर्य ऐसा जिसमें न केवल मानवता मात्र के प्रति हितकारी बोध बल्कि विश्व बंधुत्व का भाव समाहित है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मित्रों, प्रसाद के प्रकृति चित्रण में किस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष का हृदय समाया हुआ है। आप एक कविता पढ़ लीजिए, इसमें जब कार्नेलिया गीत गाती है चंद्रगुप्त नाटक में, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
इस अरुणिमा आभा में, इस हरियाली के देश में शरणागत वत्सल के और करुणाशीलता के, दया और सहानुभूति के जो भाव भारतवासियों के हैं, वो किस प्रकार प्रकृति के माध्यम से मुखर उठते हैं, इस प्रकार इन भावों को, प्रकृति के सौंदर्य को एक प्रकार से समाविष्ट कर दिया है जयशंकर प्रसाद ने मित्रों, और उनकी सौंदर्य चेतना में और ज़्यादा उत्कर्ष आ गया है। और इन्हीं पृष्ठभूमि से एक छायावाद की वह सौंदर्य चेतना बनती है मित्रों, कि यदि हम ऐसा कहें कि छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति और भाव सौंदर्य की त्रिवेणी को प्रवाहित करने वाला काव्य है, तो बिल्कुल सटीक हम कह रहे हैं। इन छायावादी कवियों ने सौंदर्य के पारंपरिक प्रतिमानों को तोड़ दिया और नित्य नूतन सौंदर्य विधान प्रस्तुत किया। ऐसा सौंदर्य विधान आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती हो, या सूरदास की गोपिया या राधा हो, या तुलसीदास की सीता जी हो, इन सब का सौंदर्य चित्रण, या बिहारी की कोई भी नायिका हो, तब फीकी प्रतीत होती है जब जयशंकर प्रसाद श्रद्धा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। यह तमाम पारंपरिक प्रतिमान रूढ़ उपमानों से अलंकृत नारी फीकी पड़ जाती है। और छायावादी कवियों की जो सौंदर्य चेतना है वो उदात्त है, वो सूक्ष्म है, वो वायवीय है, वो वासना रहित है, वो अशरीरी है, वो मानसिक है, वो कर्मठता के भाव को, प्रवृत्ति मार्ग को स्थापित करने वाली है, वो मन में रागात्मक प्रवृत्तियों को जगाने वाली है, वो मन की कलुषतापूर्ण भावों को बाहर निकाल के भगा देने वाली है, वह जीवन में शक्तिशाली तरंग बनकर के कर्मण्यता की तरफ प्रेरित करने वाली है। ये छायावादी सौंदर्य चेतना है। नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां और पारंपरिक सौंदर्य प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए जो छायावाद अपने नए प्रतिमान स्थापित करता है, इसमें छायावाद का ऐतिहासिक महत्व चिर स्मरणीय बन गया है। सौंदर्य का ऐसा वायवी चित्रण, सौंदर्य का ऐसा नया प्रतिमान जिसमें कल्पना की मधुरता का पूर्ण समावेश है, वह कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है मित्रों। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाव संपदा की मार्मिकता और अनुभूतियों की व्यापकता के दृष्टिकोण से छायावादी काव्य का कोई भी कालखंड मुकाबला नहीं कर सकता। और इन्हीं तमाम पहलुओं के संदर्भ में जब छायावादी कविता परंपरा की श्रृंखला को तोड़कर नूतनता की सृष्टि करती है, वह भी इसी सौंदर्य चेतना के कारण संभव हो पाई जब पंत ने लिखा कि धृत झरो जगत के जीर्ण पात्र, क्योंकि पुरातनता का यह निर्मोह सहन करतीन प्रकृति पल एक। ये नूतन सौंदर्य भावना है जो नवीनता का आग्रह करती है, जो परिवर्तनशीलता का आग्रह करती है। निराला ने इसी व्यापक सौंदर्य चेतना को आत्मसात करते हुए कहा कि छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव, ये सच है प्रिय, प्रेम का पयोनिधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर। तो मित्रों, छायावादी सौंदर्य चेतना में संपूर्ण भारत का हृदय समाविष्ट है। जयशंकर प्रसाद की अरुणि है मद में देश हमारा, इससे बेहतरीन कोई पंक्ति नहीं। और इसी सौंदर्य चेतना में देश का प्रेम और सांस्कृतिक भावना समाविष्ट है। इसी सौंदर्य चेतना में जड़ता के विरुद्ध गति का एक भाव है। सामाजिक और साहित्यिक रूढ़ियों के प्रति आक्रोश इसी सौंदर्य चेतना से प्रकट है। साम्राज्यवादी भावना का तिरस्कार है। इसी सौंदर्य चेतना में छायावादी कवियों ने शब्दों की आत्मा को पहचान लिया और खड़ी बोली हिंदी को संगीत सागर में डुबा दिया। मित्रों, महादेव वर्मा की कविता में सौंदर्य की भावना देखिए आप। इतने व्यापक मानवीय सरोकारों और पदलित शोषित मानवता को आधार बना करके प्रकट होती है, जहां संघर्ष को रूपायित करती हुई अपनी सौंदर्य चेतना को व्यक्त करती महादेवी कहती है कि वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों से दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ये संघर्ष का भाव तो प्रसाद में और छायावाद में
भाव, प्रकृति और नारी सौंदर्य के साथ ही देश, समाज, भाषा, राष्ट्र, मानव मात्र के प्रति सौंदर्य भाव सर्वत्र विद्यमान है और यह सौंदर्य चेतना सूक्ष्म है, निष्कलुष है, पावन है, उदात्तता के धरातल पर प्रतिफलित हुई है। इन पहलुओं को मित्रों आप अच्छे से जानेंगे। यह है छायावाद की सौंदर्य चेतना, विशेषकर जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना। तो मित्रों आज की क्लास में हमने जो बातचीत की वो जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना और उस छायावादी पृष्ठभूमि में सौंदर्य चेतना के भाव। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में शीघ्र मिलेंगे एक नए विषय पर। नमस्कार।